बुलंदशहर में उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और इसी दंगल में सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ विपक्षी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के काफ़ी नेता, जिसमें किस तरीके से वे चुनाव की तैयारी में हैं और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से वे मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जिस तरीके से आपका प्रत्याशी मैदान में उतरा है तो किन मांगों को लेकर उतरा है और किस तरीके का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे हमारे मुख्य मुद्दे हैं नौजवानों को रोज़गार और किसानों की बदहाली, किसानों को उनकी मुआवजा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और तमाम जो सरकार की नाकामी है, क्योंकि 5 साल से पहले की सरकार आप देखें केंद्र में और वर्तमान में सरकार केवल झूठ पर सरकार चलाई। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था रोज़गार का, नहीं मिला। महिलाओं से वादा किया था सुरक्षा का, नहीं मिली। और तमाम जगह लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कोई आवाज़ उठाए तो उसका दमन किया जाता है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। चारों तरफ एक तरीके से जंगल राज है। आज हमारा गठबंधन के प्रत्याशी को सभी समाजों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सब समाज का हमें समर्थन मिल रहा है, हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। हमारे सामने प्रतिद्वंदी में बीएसपी का कैंडिडेट, आज बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि अभी कल ही भाजपा ने उनके लिए एक राज्यसभा की सीट छोड़ी है। क्या सेटिंग है, इसलिए हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं है और गठबंधन का प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि बीएसपी का कैंडिडेट आपके सामने है, तो क्या लगता है यहाँ ज़्यादातर शोर, हमने भी काफ़ी परिचय लिया, ज़्यादातर शोर उसका लगता है और लगता है कि वो काफ़ी भारी मतों से जीतेगा, तो उसका सामना किस तरीके से आपकी पार्टी करेगी? देखिए, हमारे सब लोग, जैसे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, इससे पहले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और मुलायम सिंह जी ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई और अधिकतम किसानों का सहयोग, और हम लोगों को नौजवानों का सहयोग, महिलाओं का सहयोग। केवल वो लोग शोर मचा रहे हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है। बताएं कोई अगर काम किया हो। इसलिए हम लोग तो एक सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी का विकल्प के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम विकल्प आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की मांगों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी इस सारे समाजों का हमें सहयोग मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अब दिलनाज खान जी से, जो कि आरएलडी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और काफ़ी इनका राजनीति में पुराना इतिहास भी है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये बताइए किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है और क्या रणनीति? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार, वो सबसे बड़ी ये बात है कि वो किसान बिरादरी से आते हैं और कि पूरी किसान बिरादरी का उन्हें समर्थन मिल रहा है। और हमारे समाज की जहाँ तक बात है तो हमेशा किसान बिरादरी ने, चाहे महमूद अली खां साहब हैं, उन्हें कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह जी के सामने चुनाव जिताया, फिर 2 बार सांसद बनाया। फिर उसके बाद श्री सरवर हुसैन खां साहब हैं, किसान बिरादरी ने कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह जी के सामने उन्हें चुनाव जिताया। फिर अभी तबस्सुम बेगम को देख लीजिए, कैरेना में किसान बिरादरी ने तबस्सुम बेगम को चुनाव जिताया। 2012 में आप मुझे देख लीजिए, किसान बिरादरी ने हमें चुनाव जिताया। तब किसान बिरादरी हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को चुनाव जिता सकती है, तो ये मुस्लिम समाज का भी फ़र्ज़ है और कर्ज है किसान बिरादरी का। तब किसान बिरादरी का मेरे नेता जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने उम्मीदवार भेजा है, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, हमारी समाज का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें जिता के भेजें। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है और यहाँ पे हमारे उम्मीदवार भारी मतों से श्री प्रवीण कुमार सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। और यहाँ तक कि जो बहुजन समाज पार्टी की बात रही, बीएसपी का फुल फॉर्म है भैंजी संपत्ति बनाओ पार्टी, जो पहले था, और अब है भैंजी संपत्ति बचाओ पार्टी। और हाजी यूनुस कहीं पे भी फाइट में नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपका कैंडिडेट भारी मतों से जीतने वाला है, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो, और जीतने के बाद क्या लोगों को विकास दे पाएंगे? देखिए, बुलंदशहर जैसे कि नाम है, सदर बुलंदशहर विधानसभा, यहाँ पे जो पहले विधायक रहे उन्होंने बुलंदशहर के लिए कोई काम नहीं किया। अभी आप यहाँ पे जाइए, कल हमारी सभा हुई थी, बीसा कॉलोनी है, 7,000 वोटों की कॉलोनी है। यहाँ पे जो पुराने बसपा के मौजूदा विधायक थे, बीसा कॉलोनी को नगर पालिका में दर्ज नहीं करवा पाए, तो वहाँ के लोगों ने कहा
कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का, तो हम कल गए वहाँ पे, हमारा बहुत ज़्यादा स्वागत किया और हमने उन्हें भरोसा दिलवाया कि भाई आप हमारा किसान बिरादरी का विधायक बनाइए, राष्ट्रीय लोकदल का विधायक बनाइए, समाजवादी का विधायक बनाइए और हम आपकी कॉलोनी को दर्ज करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पे लोकल अनेक मुद्दे हैं और वो सिर्फ हमारे ही उम्मीदवार सॉल्व करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। चलिए अब बात करते हैं हाजी अख्तर जी से, जो कि बुलंदशहर के मंडी अध्यक्ष भी हैं और उन्हें यहाँ की बुलंदशहर के जनता के बारे में काफ़ी जानकारी भी है। बात करेंगे उनसे। सर, किस तरीके से, जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में और मंडी के आप अध्यक्ष, किस तरीके से क्या लगता है, क्या माहौल है? आपके मंडी में लगातार काफ़ी किसान आते होंगे, तो क्या लगता है जिस तरीके से आप बात करते हैं, क्या माहौल है, किसकी हार और किसकी जीत हो सकती है? ये किसान जो है, हमारे जो मंडी में किसान आते हैं, वो किसान भाजपा की जो किसान विरोधी नीति है उससे बहुत परेशान है। किसान का जो हमारे यहाँ मूंजी बोलते हैं, लेकिन जो धान होता है वो उस धान की लुटवाई ये सरकार कर रही है, क्योंकि अभी तक इन्होंने क्रय केंद्र नहीं खोले हैं और क्रय केंद्र पर अगर कोई किसान धान लेके जाता है उसको जो है टेस्ट करने के बाद में उसे वापसी कर दिया जाता है और वही धान दूसरे आड़तियों से लेकर वहीं तुलवा दिया जाता है। ये किसान का बहुत शोषण हो रहा है और ये जितने भी किसान हमारे मंडी में आते हैं वो सारे के सारे जो भाजपा के विरोध में वोट देंगे और आरएलडी के और ये समर्थित प्रत्याशी हमारे कुंवर प्रवीण सिंह, इनको जिता कर रहेंगे और किसी पार्टी का कोई किस्सा ही नहीं है। आने वाले 2 तारीख में चुनाव तय हो जाएगा, 3 तारीख को चुनाव को वोट पड़ेंगे, लेकिन जो 72% जनता है जो गांव में रहती है, जो कृषि कार्य से रहती है, संबंध में रहती है, उसका मत ये है कि वो बहुत परेशान है। अब इन्होंने एक काम किया है कि मंडी समितियां, जो स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो मंडी समितियां पूरे हिंदुस्तान में बनाई थी, उस मंडी एक्ट को ख़त्म कर ये फिर वही लाना चाहते हैं कि कोई भी धंधा सेठ कितना ही भी अपना भंडार कर ले और मंडी समिति को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और एक तरीके से मंडी समिति बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार किसानों का शोषण होता जा रहा है और आपने बताया कि अब किसान काफ़ी परेशान, तो क्या लगता है कि बीजेपी का पल्ला गिरता नज़र आएगा? और ये गांव में जान तो सही किसान के पास, जब पता चलेगी बीजेपी वालों को। अभी तो शहर में फिरते हैं। जो शहर का हमारा व्यस्त समाज है, जो कहता है कि जोर से बोलो जय सिया राम, किलो में तोलो 900 ग्राम, उनके पास जाते हैं। गांव में तो जाएं, गांव का आदमी कितना परेशान है। गांव में बिजली नाम को नहीं है, गांव में जितनी लागत धान में लगा रहा है किसान, उतनी उसकी वापसी नहीं आ रही है। किसान की हालत क्या है? किसान जो है निर्भर रहता है अपनी फसल पर कि जब मेरी फसल आएगी मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, मैं अपने बच्चों का घर बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन जब वो पैसे लेकर जाता है तो जितनी लागत लगाता है उससे भी कम उसके बाद पैसे आते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है और ये किसानों को महज लॉलीपॉप देकर किसानों को खुश करना चाहती है, लेकिन अब किसान जाग चुका है और किसान इनके धोखों में, इनके झांसे में नहीं आने वाला है और किसान इनको जो है इनकी औकात बता देगा। चुनाव 3 तारीख को है, 3 तारीख को सब पता चल जाएगा और हमारा संयुक्त प्रत्याशी जो है वो काफ़ी अच्छी वोटों से जीतेगा। एक बार ऑर्डर ने कर दी राज्यसभा, अभी बीजेपी को दे दी। भाई बीजेपी में और इनमें क्या फ़र्क है? मायावती कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार के दबाव में इसने बाई इलेक्शन लड़ा और आज कल उसने बीजेपी ने साफ कर दिया कि एक सीट जो है राज्यसभा की हम आपको देंगे। इससे बड़ी, क्योंकि अब गांव की टहल तक अखबार जाता है, सब आदमी पढ़ते हैं, इसलिए हमारा संयुक्त प्रत्याशी जो है वो जीतेगा और सब हारेंगे। चलिए मौजूद है हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी, जो कि लोधी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि बीजेपी का खेल जो चलता है वह लोधी समाज की वोटों पर चलता है। इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्या लोधी वोटें भी इधर आएंगी या फिर बीजेपी को ही जाएंगी? सर, जिस तरीके से लोधी समाज पर ही पूरा बीजेपी खेल खेलता है, चुनावी मैदान में उतरता है और खेल खेलता है, काफ़ी मतों से जीतता है, तो किस तरीके से आपने हैंडल किया है लोधी समाज को कि आरएलडी को वोट दें? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो बीजेपी एक खेल खेल रही थी, लोधी समाज बीजेपी का वोट बैंक है, वो ख़त्म हो गया है और आज लोधी समाज को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। पीटने का मतलब ये नहीं कि डंडा से मारा जाए, उसे मान सम्मान और स्वाभिमान लोधी समाज को नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में
सूबे के मुखिया बुलंदशहर आए और किसी लोधी समाज के आदमी की तस्वीर तो क्या, उसका नाम लिखना भी वो स्टेज पर मुनासिब नहीं समझा। इससे लोधी समाज में बहुत बड़ा उबाल है। वैसे ही हम तो बर्बाद हो गए हैं, मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं, और किसानों के साथ जो अत्याचार ये बीजेपी कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी प्रवीण कुमार को जिता कर देंगे। और आज हम लोधी समाज लगभग 90% लोकदल के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को समर्थन देने को तैयार खड़ा है। क्या लगता है कि लोधी समाज की सारी वोट बैंकिंग आरएलडी की तरफ है? देखिए, लोधी समाज वह किसान कौम है जो किसान के हित की बात करेगा, जो किसान के बात करेगा, जो किसान को न्याय देगा, उसके साथ जुड़ेगा। और अभी हाल ही में जो युवा नेता थे हमारे जयंत चौधरी जी, उन्होंने इतना बढ़िया सम्मान दिलाया और उन्होंने अपने ऊपर तन पर लाठियां खाई, लेकिन किसान की लाज बचाने के लिए वो एक मैदान में कूद गए, उस जंग में कूद गए। उसी से प्रेरित होकर लोधी समाज बीजेपी से बिछड़ गया और अब लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी को वोट करेगा। और मेरा अपील भी है कि लोधी समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवीण कुमार को वोट करे और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 10 तारीख को जीत का सेहरा पहनाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर विक्रांत जावला से, जो कि शामली के आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं। और हाथरस कांड अगर आपने सुना होगा तो हाथरस कांड में आपने ये भी देखा होगा कि आरडी के नेता और विक्रांत जावला ने काफ़ी लाठियां भी खाई हैं। उनसे इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो उन्हें डंडे लाठियां खानी पड़ी। सर, किस तरीके से, जिस तरीके से हाथरस कांड को लेकर पूरे शहर में रोष था और काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो आप भी वहाँ मौजूद थे और आपने लाठियाँ भी पुलिस की खाई, तो किस तरीके से लाठियाँ आई, क्या वजह रही जो पुलिस ने इतनी लाठियाँ चार्ज की? देखिए, पूरा देश जानता है कि एक गरीब परिवार की बेटी के साथ अत्याचार हुआ। वो अस्पताल में भर्ती हुई, उसने अपना बयान दिया, मुख्यमंत्री ने बयान नहीं माना। हम लोगों को महसूस हुआ कि परिवार के साथ गलत हो रहा है। माननीय श्री जयंत चौधरी जी तो बस मिलने गए थे, परिवार को सांत्वना देने गए थे, और योगी सरकार ने बर्बरतापूर्वक पूर्व नियोजित लाठीचार्ज किया है। जनता उसका जवाब दे रही है। मुजफ्फरनगर रैली, मथुरा रैली, बुलंदशहर रैली इसका जवाब है। जैसा कि अख्तर साहब ने कहा, जैसा अभी हामिद भाई बता रहे थे, और जैसा अभी हमारे पूर्व विधायक दिलनवाज खान ने बताया, योगेंद्र भाई कह रहे हैं, ये माहौल आप देख लीजिए बुलंदशहर में। उपचुनाव में जवाब मिलेगा। आप गरीब की बेटी पर अत्याचार करते हो, आपकी भी बहन होगी, मेरी भी एक 6 साल की बेटी है, दिलनवाज भाई की भी बेटी है। तो अगर कोई हमारी बेटी को हमसे बिना पूछे रात को 1:30 बजे जला दे तो मुझे लगता है क्रांति हो जाएगी। तो वो गरीब के लिए क्रांति कौन करेगा? जैन जी ने बीड़ा उठाया, माननीय अखिलेश जी ने बीड़ा उठाया कि वो क्रांति करेंगे, और आज जनता ने बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोगों को जवाब देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कह पा रहे हैं तुमसे गलती हुई? आप इतना क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि तुमसे गलती हुई? आपने एक छोटी सी बच्ची को जला दिया रात को, घर वालों को अंत्येष्टि का अवसर नहीं दिया, बहुत भारी गलती है, इसलिए हम हाथरस थे। यहाँ पर चुनाव में जैसा कि सभी लोगों की बातों से आपको भी महसूस हो रहा होगा कि बुलंदशहर की जनता अब मन बना चुकी है। बहन जी बी टीम के रूप में काम कर रही है। कल तो घोषित ही हो गया, अख्तर साहब ने जानकारी भी दी है कि वहाँ पर वो सीट उन्होंने दे दी है बसपा को। तो इसका क्या मायने होता है भाई? सीट उन्होंने जयंत चौधरी को तो नहीं दी, सीट उन्होंने अखिलेश यादव को तो नहीं दी, बहन जी के लिए क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ दी कि इस चुनाव में उन्होंने वोट काटने के लिए, वोट कटवा के रूप में बीएसपी के प्रत्याशी को खड़ा किया, ना कि बुलंदशहर के विकास के लिए। बुलंदशहर का विकास एक अच्छा प्रत्याशी कर सकता है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात, ये वाला सवाल आपका ख़त्म करूँगा कि आप यहाँ के छात्रों से मिलिए, आप यहाँ की बेटियों से मिलिए जो कॉलेज जाती हैं, उनके मन में क्या भाव पैदा किया गया, वो क्या खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, रोज़गार मिलेगा? आप किसी पिता से बात करिए जिसका बेटा भी जवान हो रहा है 21 साल का, उससे पूछे नौकरी मिलेगी क्या? सबका जवाब ना में है। मैं पिछले 1 हफ्ते से सारी विधानसभा घूम रहा हूँ, बहुत त्रस्त है जनता। प्रवीण सिंह एक अच्छे शिक्षित संस्कारी परिवार से आते हैं, खुद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत शिक्षित प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशियों में आप तोल मोल के देखिए, सबसे मजबूत आपको लगेंगे। इसी 1 साल में मेरी बात हो रही थी, इसी 1 साल में उनके प्लान्स हैं बुलंदशहर के लिए, इसी 1 साल में उनके प्लान्स हैं यहाँ के एजुकेशन के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के बिजनेसमैन लॉबी के लिए। उनके प्लान्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद रोज़गार कैसे मिले।
तो हमें जनता की आवाज़ सुनाई दे रही है कि जनता इस बार बीजेपी को एक तगड़ी लाठी मार के जवाब देगी। किस जीत आपका प्रत्याशी काफ़ी मांगे लेकर चुनावी मैदान में उतरा और आप लोगों को सबने बताया कि सभी वह मांगे पूरी होंगी, तो क्या लक्ष्य है, क्या लगता है कि भारी मतों से जीत हो पाएगी? देखिए, सुनिश्चित है जब भी आप समाज में पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, जैसा कि अभी हामिद भाई बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है। कल हम शाम के समय गांव में थे, वहाँ बच्चों ने आके मुझे बताया कि सर बीजेपी के प्रत्याशी और उनके कुछ लोग आए थे और वो केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात ही नहीं करके गए। मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो एसएससी का एग्ज़ाम देकर इंस्पेक्टर बनना है, बताइए मैं क्या करूँ हिंदू मुस्लिम का, मुझे तो नौकरी चाहिए। वहीं कुछ लड़कों ने रेलवे का फॉर्म भर रखा था, 2019 में उन्होंने रेलवे के लिए अप्लाई किया था, 90,000 वैकेंसी थी, आपको जानकारी होगी 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। आज तक रेलवे मंत्री परीक्षा नहीं करा पाए। 70 लाख ट्वीट हुए, रीट्वीट हुए, तब उन्हें ध्यान आया अरे ये तो परीक्षा भी थी 2019 में फॉर्म निकाले थे। तो ये नहीं करने वाले हैं कुछ। और इनका विजन मिशन एक ही है कि सत्ता पे काबिज कैसे हुआ जाए। जनता के लिए कोई सोच नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है। आप सुनते आ रहे हैं 6 साल से। भाई आज आप बिहार चुनाव देखिए, बिहार चुनाव में क्या कह दिया उन्होंने, 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करेंगे। वो कहां से कर देंगे? मैं लालू प्रसाद जी के बेटे की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव की। मैंने सुना उनको, भाई आपकी सरकार लगातार 15 साल से है। मैं सुन रहा था जेपी नड्डा जी को, वो आज तक पे इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसका विकास नहीं हो पाया। भाई 15 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं करवा पाया आप विकास? कब तक आप जो पुराने मुख्यमंत्री हैं उनको दोषी ठहरा के अपना छुपाते रहोगे अपनी चीज़ें? आप कराइए ना विकास, 15 साल हो गए ना आपको, तो कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? मैं देखता हूँ बड़े बड़े नेता बीजेपी के क्या सफ़ेद झूठ बोलते हैं। उनको क्या लगता है गूगल के इस टाइम में, फेसबुक के इस टाइम में, एप्लीकेशन के इस टाइम में वो झूठ बोल सकते हैं? जनता पहचान लेगी, 1 मिनट लगेगा पता करने में। सारी योजनाएं आज ऑनलाइन पोर्टल पे पड़ी हैं, सब दिखाई देता है आपने कितने पैसे खर्च किए। मैं बात कर रहा था अपने बागपत छपरौली के विधायक वीरपाल जी कल यहाँ थे, वो बता रहे थे कि मेरे टाइम में 14 करोड़ 13 करोड़ हर साल सड़कों के लिए आया, इस बार 3 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ सड़कों के लिए आया। तो विकास तो देना पड़ेगा ना, बजट अलॉट करना पड़ेगा। तो ये सब जगह झूठ बोल के और केवल धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, जिससे देश का माहौल खराब है। दिल नवाज भाई भी बता रहे थे, और बहन जी कहीं ना कहीं बी टीम का रोल प्ले कर रही हैं। तो इसलिए हमारा प्रत्याशी जनता समझ चुकी है, भारी मतों से जीतेगा और 10 तारीख को आप देखेंगे। ये थे हमारे साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जिन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी और राय भी बताई और बताया कि हमारा प्रत्याशी काफ़ी भारी मतों से जीत भी हासिल करेगा, क्योंकि आम जनता अब सब जान चुकी है। तो इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी का पल्ला अब उड़ता नजर आ रहा है और भगवा रंग का असर अब खत्म हो जाएगा। देखना ये होगा कि आने वाली 3 तारीख को आखिर जनता किसका वोट देकर और किसे विजय बनाएगी। कैमरामैन समीर के साथ मैं सोनू, द भारत टाइम न्यूज़, बुलंदशहर।